नमस्कार दोस्तों। और आज मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सुनील सर मेरे साथ जुड़े हैं। सुनील सुब्रमण्यम सर। और आजकल मीडिया में छाए हुए हैं एकदम, सब तरफ जो है लोगों को समझा रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो यही 3 मूल सवाल हैं सर, जो हमारे और आपके दर्शक समझना चाहते हैं। तो पहले तो सर ये बताइए कि आपके हालचाल क्या है? घूमना फिरना कम किया है कि अभी भी सिंगापुर और सब घूम रहे हैं आप? नहीं, घूमना फिरना कम हुआ है। सिंगापुर में मेरी बेटी रहती है, तो जाऊंगा तो उधर लंबी अवधि के उधर रहूंगा। फिर बैंगलोर में बेटा रहता है, तो ये 3 शहर में मेरी टाइम स्प्लिट होती है। पहले की तरह पूरी इंडिया की छानबीन नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए यही गड़बड़ है, पूरे इंडिया में जब आप घूमते थे तो मार्केट संभला रहता था। आपने कम कर दिया है तो मार्केट बेचारा दुखी हो गया है। क्या हो रहा है, क्या है सर, ये मार्केट में क्या चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, ये मैं कहूँगा कि उम्मीदें, इंडिया मार्केट को लीजिए या अमेरिका मार्केट, इंडिया मार्केट में करीबन साल, 1.5 साल, 2 साल से जो उम्मीदें बिल्डअप हुई थी पोस्ट कोविड में। देखिए, कोविड को तो -9% जीडीपी ग्रोथ आया था। फिर उस बैड बेस ईयर पे अगले साल, उसके बाद वाला साल एक यू शेप रिकवरी जो चल रहा था, उसके कारण हमारे नंबर्स अभी भी देखें, 9%, 8%, 7.5%, वो 3 साल के जो पोस्ट कोविड वाले ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ YOY मेजर होती है। तो पहले साल एक बैड ईयर का बेस रखे हुए आगे आया, फिर यू शेप रिकवरी आई, उसके कारण आगे आया। तो ये 3 साल ऐसे चल गए, बट मार्केट में क्या हुआ कि उस 3 साल को लेकर उन्होंने लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट कर दिया। वेरएस हमारा नॉर्मल सस्टेनेबल लेवल ऑफ ग्रोथ ये 6-6.5% ही है, अनलेस हम मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। जो सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी हमारी है, उसकी 6-6.5। अब लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें इंडिया की, 6-6.5 का ही एवरेज है हमारा जीडीपी ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उसको कहते थे, जैसे एक्चुअली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कोई कम ग्रोथ होती है, ऐसी बात होती थी कि 6। ये हमारा नॉर्मल सस्टेनेबल लेवल ऑफ ग्रोथ है। अब इसमें जो कोविड का, पोस्ट कोविड का जो स्टिमुलस आया, जो कारण मैंने बताया अभी, उसने उसको 7-8-9% तक उठा लिया। और फिर लोग समझ नहीं कि अभी ये नई चीज है, अब ये पुराना इंडिया नहीं रहा, ये नया इंडिया है, और ये अब 8, 8.5, 9 पे ग्रो करेगी, और विकसित भारत में हम पहुंचेंगे, एक डेवलप्ड नेशन की स्टेटस। मगर वो गलत थी। वो अभी मार्केट को रियलाइज हो रहा है कि जो इमीडिएट इम्पैक्ट हो गया, उसके बाद हम जो कैप्चर करना चाहिए था एक मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट शेयर वर्ल्ड में, वो नहीं हुआ। अभी भी देखें आप, हमारी एक्सपोर्ट्स की शेयर में सर्विसेज अभी भी बढ़ रहा है, 3.6 से अभी 4.4 पहुंच चुके हैं वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हमारा शेयर। पर मैन्युफैक्चरिंग का 1.8, 1.9 पे टिका है, और हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। तो अनलेस वी डू दैट, और उम्मीद थी कि वो हो जाएगा, मगर वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो वो इमीडिएटली वो जो बाउंस हुआ वो सस्टेनेबल नहीं था। कुछ हमें और ट्रिगर्स इकोनॉमी को देनी चाहिए थी। और वहां पे खराब चीज क्या हुआ कि एक आपको देखिए, एक्चुअली वो जो गवर्नमेंट को इलेक्शन के टाइम में झटका लगा, तब तक वो कैपेक्स से लेकर एक अच्छा पुश कर रहे थे, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आ रहा था। बट जब ये इलेक्शन की रिजल्ट कुछ ऐरी गहरी आ गई, उसके बाद गवर्नमेंट की चाल चलन थोड़ी पॉपुलिज्म की ओर चलने लगी। और अफसोस ये हुआ कि उसी समय इन्फ्लेशन भी एक अनएक्सपेक्टेडली राइज होने चली, क्योंकि मॉनसून अच्छा था, फूड प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा था, फिर भी फूड इन्फ्लेशन हाई था। और ये बहुत बड़ा एक पजल था, और उसको अभी तक किसी ने सही तरह से समझा नहीं। कोई बता रहे हैं कि भैया मॉनसून नॉर्मल था मगर गलत जगह पे गिरी, कोई ये बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन जहां पे थी उसको हम पहुंचा नहीं पाए जहां पे डिमांड थी। ऐसे कोई विभिन्न तरह के ये आ रहे हैं, बट एक्चुअल आंकड़े देखे, फूड प्रोडक्शन वाज मोर देन डिमांड फॉर फूड। फिर भी इन्फ्लेशन फूड का हाई रहने के कारण क्या हुआ कि अर्बन कंजम्पशन घट गई, कॉन्फिडेंस लोगों का खर्चा करने में घट गया, इसलिए वो सडन स्लो डाउन आ गया, और गवर्नमेंट ने भी कैपेक्स का स्लो डाउन कर दिया। तो ये डबल इम्पैक्ट अर्ली दिस ईयर आ गया था, अनएक्सपेक्टेड।
तो मार्केट के बारे में बात करें तो क्या हुआ कि मार्केट उस हिसाब से वैल्यूएशन का लाइन ड्रॉ कर रही थी। अगर जीडीपी 7.5 पे बढ़ रहा है तो ईपीएस ग्रोथ 12 से 15 पे बढ़ेगा, तो फिर उसके पे वैल्यूएशन बढ़ेगा करके उस फ्यूचर आउटलुक को डिस्काउंट करके मार्केट दौड़ने लगी। एट द सेम टाइम और एक चीज जो हुआ जो मार्केट की बढ़त के पीछे था, ये पोस्ट कोविड सडन वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट एक्सेस के कारण जो युवाओं जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे उनको एक स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी आ गई, तो उन्होंने भी पैसा अपना स्पेयर कैश को मार्केट में लगाना शुरू किया। म्यूचुअल फंड को भी एक हिस्सा मिला एसआईपी बुक के जरिए। तो क्या हो गया कि ये कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पैसा और एक पॉजिटिव व्यू दोनों मिलाकर आपको मार्केट को चढ़ाने लगे। तो ये माहौल जो हुआ था ना, उसमें ये डिसअपॉइंटमेंट जो आया 2 क्वार्टर की जीडीपी में, राइट, उसके कारण ये रीसेट होने लगा हमारी देश के बारे में, ठीक है। बट बैड न्यूज अकेले नहीं आती। एट द सेम टाइम ट्रम्प का रिजल्ट, एक चाइना का स्टिमुलस का स्टोरी आया सितंबर में, फिर उसके बाद ये ट्रम्प वाली इलेक्शन का रिजल्ट, तो उधर भी ये गलत फहमी होगी क्या कि ट्रम्प आके टैक्स कट करेंगे, लिबरलाइज करेंगे, अमेरिका दौड़ेगी करके पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलकर पहले चाइना गया, फिर चाइना में भी वो स्टिमुलस की कोई आगे पीछे हुआ तो वापस वही यूएस चला गया, और उधर इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए क्योंकि फेड का भी मानना था कि अभी इन्फ्लेशन घटा नहीं है, तो रेट कट की बात डाल गई, तो 4.5%। तो किसी एफआई के लिए, क्योंकि 40-50% हमारी पैसा जो एफआईएस का आता है वो अमेरिका से आता है, तो वो पैसा वापस अमेरिका जाने लगा, या डेट मार्केट में या इक्विटी मार्केट में। तो नेचुरली हमारे मार्केट में इन एडिशन टू डिसअपॉइंटमेंट ऑन द नंबर, लिक्विडिटी का फ्लो भी उधर, वो बोल रहे मैं, और डॉलर का स्ट्रेंथनिंग, ये इंटरेस्ट रेट ना गिरने के कारण, यानी रेट कट नहीं होने के कारण, और ये पैसा जो वापस अमेरिका जा रहा है, तो एक डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गया, दूसरा इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो ऑटोमेटिकली डॉलर स्ट्रांग होती है। तो ये दोनों फैक्टर मिलाकर आपको एफआईएस को क्या हुआ, फिर एक स्ट्रेंथनिंग DXY कहते हैं, डॉलर का अगेंस्ट अदर करेंसीज का कंपैरिजन को, वो 109 तक बढ़ गया, तो उनको लगा कि अरे भैया ये बढ़ते डॉलर में मेरे को इमर्जिंग मार्केट में जितना डॉलर बढ़ेगा उतना मेरे को नुकसान होगा इमर्जिंग मार्केट में, तो वो पैसा वापस उधर जाने लगा। तो एक क्विकली समराइज करूं तो उसके बाद अभी क्या हुआ कि रियलाइज कि ये ट्रम्प वाली बात इज नॉट अ रिलायबल स्टोरी। ये ऐसे है कि ये एक बिजनेसमैन है, ये 10 चीज बार डालते हैं और फिर 2 विड्रॉ करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं ये करूंगा। तो ये मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इसलिए देखिए ट्रम्प के बाद जो मार्केट की हाई हुई ना, उससे आज तक पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन अमेरिकन मार्केट में गायब। $4 ट्रिलियन, हमारी टोटल मार्केट कैप $4 ट्रिलियन उधर गायब। तो ये अभी एक जो कहते हैं ना, जो एक परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं उसको, वैसे ये एक नेगेटिव परफेक्ट स्टॉर्म बन गई। यानी इंडिया में कुछ अच्छी खबर नहीं है और उधर भी ये बुरी खबर आ गई, तो मार्केट का हालत अब इसी के कारण ऐसा। तो मतलब ट्रम्प साहब एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स चला रहे हैं जिससे कि उनके यहाँ जाके ज्यादातर आप प्रोडक्शन करें और ज्यादा वहां इंडस्ट्री लगाएं, तो वो इसके लिए टैरिफ का इस्तेमाल करें। तो ये तो कहानी हो गई यूएस की, और आपने बड़े अच्छे से पूरा पर्सपेक्टिव में हमको समझाया कि मार्केट में चल क्या रहा है। लेकिन दो ऐसी बातें हैं जिस पर आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है। एक, किसी विद्वान ने कहा कि भाई मिड और स्मॉल कैप में तो SIPF बंद कर देनी चाहिए। फिर एक दूसरे विद्वान ने ये कहा कि अगले 5 साल तक भारत में रिटर्न बनेगा नहीं, क्योंकि अभी तक आपने 20, 22, 25, 26% का ले लिया, तो एवरेज आउट होगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स आपका नहीं बनेगा। ये 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिस पर आपकी मुझे राय चाहिए, जो आपने कॉन्टेक्स्ट में लिया है, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं। तो पहले तो ये बताइए कि जो लोग डर गए थे एकदम, कह रहे यार SIP मिड कैप में बंद कर दें क्या, या पैसे ना लगाएं उसमें, या मिड और स्मॉल कैप में पैसा ही नहीं बनेगा, एक उस पर, और दूसरा ये कि जो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तो रिटर्न ही नहीं बनेगा। तो पहली बात है कि उसी दिन जब ये स्टेटमेंट आया था, मैंने एक वीडियो डाला था सेइंग डू नॉट पैनिक, उसी शाम को, ओके।
और मेरी सबसे हाई व्यूअरशिप वाली वीडियो वही थी कि बिकॉज क्या है कि अगर उन्होंने ये चीज सितंबर में कही होगी तो बात अलग है, वैल्यूएशन सबसे हाई थी, तब कुछ नहीं कहा। अभी 6 महीने में करेक्शन हो गई तो अभी जाके कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप वो कहने के कारण कुछ एक आध लोग जाके बेचते हैं तो और भी गिरावट आती है ना। तो मेरा ख्याल में टाइमिंग, देखिए जो वो कहते हैं वो एक ट्रूथ था कि जब स्मॉल एंड मिड कैप ओवर वैल्यू होते हैं तो कुछ दिन के लिए रिटर्न नहीं बनेगा, ये स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कभी भी इसको बट सही वक्त में कहना चाहिए। ये उनकी मेरे को सही नहीं लगा, मैंने उसी दिन उसको कहा था। और मेरा ये मानना है कि जो लोग ने उनकी बात को नहीं सुनी और एसआईपी कंटिन्यू करे, राइट, उनको सबसे बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि उन्होंने जो थोड़ा बहुत भी पैनिक क्रिएट किया और ये 6 महीने जो गिरावट हुई उसी में सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल वेल्थ क्रिएटिंग इंस्टॉलमेंट्स पैदा हुए हैं, राइट। तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में किसी ने भी 20 साल का एसआईपी नहीं इन्वेस्ट किया है, तो मेरा क्या है कि 20 साल में रिटर्न बनेंगे, तो अब कौन ही ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है 20 साल इन्वेस्ट करने वाला। तो ये बात तो मेरे पहले कि 20 साल पहले क्या पेनिट्रेशन थी, क्या अवेयरनेस थी, कौन सोच रहा था 20 साल की बात। आज बात कंप्लीटली डिफरेंट है। आज और एक बैंकिंग सिस्टम में भी ये हुआ है कि अभी 20 साल के लिए एक बैंक मैंडेट साइन कर दिया तो 20 साल के लिए चलता है। पहले की तरह आपको डेट बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो पास्ट को लेकर फ्यूचर को वो कहना वो भी गलत चीज थी, क्योंकि आज हमारी मार्केट एक डिफरेंट सिचुएशन में है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये डोमेस्टिक का पेनिट्रेशन का स्टोरी ही स्मॉल एंड मिड कैप को सपोर्ट कंटिन्यूसली देगा। ओके, अब ये जो करेक्शन जो हुआ है स्मॉल एंड मिड कैप में, उसके मेन कसूरवार है पीएमएस और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। अब ये कैसे आप पब्लिक में इसको पब्लिश करने वाले हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात कही। अब मेरे को समझाइए पीएमएस वाले क्यों जिम्मेदार हैं? नहीं, क्यों मैं बता रहा हूं कि जब एफआईएस बेचने लगे, राइट, तो अच्छी क्वालिटी स्टॉक सस्ते में मिलने लगी, राइट। अब क्या है कि एन एवरेज एफआईआई का फ्लोटिंग स्टॉक, राइट, 3 से 4 गुना एवरेज मिड एंड स्मॉल कैप का स्टॉक तो होता है। तो माने क्या कि आपको एक एफआईआई का एक शेयर वो खरीदना है, आपको 3 मिड एंड स्मॉल कैप ऑन एन एवरेज बेचना चाहिए टू रेज द मनी टू बाय द लार्ज कैप। इतनी भयंकर सेलिंग एफआईएस ने की है, फिर भी लार्ज कैप में उतना करेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियोज में एक सेफ्टी ओरिएंटेशन अडॉप्ट किया। और मैं कसूरवार कह लिया था, मगर उनकी बात सही थी। क्यों मैं कह रहा हूं सही, वो जो किया उन्होंने सही था, मगर वो कसूरवार थे, माने उनके एक्शंस के कारण ये हुआ। मगर वो सही क्यों थे मैं बता रहा हूं। पहली चीज है वो भी डाउनसाइड सरप्राइज्ड थे विद द जीडीपी एंड अर्निंग्स नंबर, उन्होंने भी नहीं एंटिसिपेट किया, तो उनको भी लगा कि ये अभी क्यों हुआ समझने में वक्त लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनली जो अनसर्टेनिटी, उनको भी पता था कि एफआईएस थोड़ी दिन के लिए बेचते रहेंगे तो मार्केट प्रेशर में रहेगी। तो उस पीरियड में 2 चीज, जो लार्ज कैप्स आ रहे हैं उसको खरीदना सेफ्टी एलिमेंट से बेटर होगा। सेकंड, कैश बैलेंसेस को रेज करना मुझे इंडेक्स को आउट परफॉर्मेंस देने की क्षमता दिलवाएगी। तो उसी पीरियड में आप देखें, सितंबर में एवरेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 3% कैश बैलेंस था, लास्ट मंथ एंड में 5.2% था, यानी 2.2% ऑफ 40 लाख करोड़ कैश बैलेंस बढ़ा है। क्यों? क्योंकि गिरते चाकू को कौन पकड़ना चाह रहा है, लाल हो जाएंगे हाथ ना। तो एक डाउन फॉलिंग मार्केट में आप थोड़ा भी कैश रखोगे उतना तक आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आप म्यूचुअल फंड निवेशक के पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत समझदारी से किया, मगर वही एक्शन ने मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शन दिलवाया, क्योंकि जो फ्रेश इनफ्लोज आ रहे थे 26,000 करोड़ एसआईपी बुक में, मान लीजिए 15 से 17,000 करोड़ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक खरीदने लायक पैसा है।
एक प्योर स्मॉल कैप फंड में, एक प्योर मिड कैप फंड में, एक मल्टी कैप फंड में जो स्मॉल कैप मिड कैप का 50% कंपोनेंट, और वो सेक्टोरल फंड में जो पैसा आता है वो भी ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड से है। तो ये 26,000 में 15 से 16,000 मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा आ रहा है। तो उनको अगर लार्ज कैप, मगर टो टू टो जितना एफआई बेच रहे थे उतना म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे। वो पैसा कहां से आया? उनका इनफ्लोस उतना नहीं था लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में। तो इसीलिए उन्होंने जो इनफ्लोस आए उसमें से थोड़ा कैश बढ़ाया, थोड़ा फिर लार्ज कैप खरीदा, और भी लार्ज कैप खरीदने के लिए उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुक किया। इसीलिए मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस और स्टॉक्स के करेक्शन लार्ज कैप से बहुत ज्यादा हुए। तो यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा। कसूरवार एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड था, वो नेगेटिव इंप्रेशन दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने अपने फ्यूचर, अपने इन्वेस्टर्स को एक जर्नी स्मूथ करने के लिए ऐसा किया है कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में अभी उन्होंने लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ा दिया, एक फ्लेक्सी कैप में उन्होंने लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ा दिया। तो ये एक्शन अनफॉर्चुनेटली जो भी मिड कैप में एक बहुत भयंकर वैल्यूएशंस में बढ़ गए थे, डिफेंस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उन्हें बहुत प्रॉफिट्स देते, तो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और ये भी आप देख लीजिए कि सभी फंड हाउसेस ने अपने जो डिविडेंड ऑप्शंस थे, जी डिविडेंड अनएट्रैक्टिव हो गया बिकॉज उन्होंने टैक्स लगा दिया था, राइट। बट पुराने इन्वेस्टर जो थे, जो डिविडेंड ऑप्शन पहले डिविडेंड के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे, वो अभी के अभी उधर में ही है। सभी डिविडेंड के ऑप्शन में अभी ढेर सारे डिविडेंड देने लगे फंड मैनेजर। पैसा वापस दे दो कस्टमर को, क्योंकि एक फॉलिंग मार्केट की अनसर्टेन सिचुएशन में बेटर कस्टमर के हाथ में पैसा जाने दो, भले ही वो टैक्स इनएफिशिएंट हो, बट इज बेटर बिकॉज इधर बैठे हुए करेक्शन आएगा, एटलीस्ट वो जाके उसको क्या करेगा वो उसकी डिसीजन है। तो ये जो एक्टिव हुआ है, यही कारण है कि ये फॉल की जो ट्रेजेक्टरी हुई है कि मिड एंड स्मॉल कैप के इतनी ज्यादा करेक्शन कंपेयर टू दिस। और नेचुरली मोमेंटम जो एक बुल मार्केट में बहुत बड़ा प्ले होता है, एक बेयर मार्केट में वही सबसे नुकसान क्रिएट करता है। तो नेचुरली जिसका भी कोई भी मोमेंटम ओरिएंटेड था, उसने उसको क्वालिटी की ओर शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए मोमेंटम वाले जो भी स्टॉक है वो भी आप कसूरवार कहने से बच रहे हैं। मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि मेरे मित्र भी हैं। वो पंकज टिब्रेवाल ने तो कहा ही था कि बॉयज वर्सेस मेन चल रहा है, और ये सब कोविड की जो पैदावार हुए फंड मैनेजर्स, इनको बाद में पता चलेगा। तो मेरे शब्द नहीं है, पंकज टिब्रेवाल के हैं और उन्होंने ऐसा बोला भी था। तो खैर ये तो मतलब ये तो बीती कहानी हो गई, आगे देखते क्या होगा। लेकिन सुनील सर, एक एक्सीडेंट हुआ आज, वो हुआ इंडसइंड बैंक में। तो ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको। तो पिछले, चूंकि मैं डेली बैठ के रात में जब देखता हूं बहुत सारे स्टॉक्स को, तो बहुत सारी ऐसी, देखिए किसी का इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट हो रहा है, कोई जो है पैसे एकदम से बेच रहा है, ऐसी कई कंपनियों में मैंने घटनाएं देखी। लेकिन इंडसइंड चूंकि सबसे बड़ा है और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई है, क्या ये बहुत और फैलने के संकेत हो सकते हैं, और भी जगहों पे इससे चीजें हो सकती हैं, या सिर्फ एक जगह होकर रुक जाएगा? और इस स्थिति तक इंडसइंड क्यों पहुंचा? नहीं, इसमें मैं और भी एक चीज है, मैं एक बहुत लोकलाइज मानता हूँ। मैं ये पब्लिकली कह नहीं सकता, मगर आप व्हाट्सएप देख लीजिए एक मिनट। एक व्हाट्सएप मैंने अभी फॉरवर्ड किया है आपको। तो ये भी एक कारण है इसके पीछे। ओके, ये पब्लिकली बात नहीं कर सकते, इसलिए मेरा मानना है कि ये एक लोकलाइज्ड इशू है। अभी अभी ये आया मुझे। ओके, तो ये अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मेरे को ये लगता है कि ये एक कोई जनरल बैंकिंग सिस्टम वाली इशू नहीं है, और ये एक स्पेसिफिक थिंग है। देख लीजिए, पढ़ लिया आपने, तो इसलिए तो ये डेफिनेटली एक बहुत तो इसलिए मेरा मानना है कि देखिए तो ये, मगर ये बात है कि देखिए सितंबर, इस बात में बात करते हैं तो एक बात टाइमलाइन याद रखिए आपने। जनवरी लास्ट ईयर में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया कि ये अप्रैल से लागू होगा, ये नया डेरिवेटिव का अकाउंटिंग सिस्टम फॉर स्वैप्स का, राइट, जो भी कर रहे थे।
ये बेसिक प्रॉब्लम क्यों हुआ के व्यूअर्स को बता देंगे कि एक स्वैप का क्या होता है कि दो लेग होते हैं, एक होम लेग होता है और एक फॉरेन करेंसी का लेग होता है। तो फॉरेन करेंसी का मार्क टू मार्केट में अकाउंट होता है और इंटरनली जो करते हैं उसका स्वैप का एक अकाउंटिंग कैलकुलेशन है, जैसे वो ब्लैक शोल्स की इक्वेशंस होते हैं, उस अकाउंटिंग के बेसिस पे कैलकुलेट करके उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इस पीरियड में क्या हुआ कि मार्क टू मार्केट गेन्स के कारण वो प्रॉफिट्स, एक नॉर्मली क्या होता है कि हेजिंग में आपको उस तरफ प्रॉफिट तो इस तरफ लॉस तो कॉम्पेंसेट होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं, वो बिकॉज उनको मार्क टू मार्केट में गेन, ये डॉलर स्वेन येन स्वैप में गेन्स आए, उनके प्रॉफिट बढ़ती गई उन क्वार्टर्स में। और ये आरबीआई ने अप्रैल 2024 से लागू किया था और यहाँ पे सितंबर अक्टूबर ने उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया, फिर उन्होंने ऑडिटर अपॉइंट किया, मगर अब मार्च में ये डिस्क्लोज हो रहा है। बता दीजिए, अगर सितंबर में आपको पता लगा तो फर्स्ट चीज आपको मार्केट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं ऐसा है और हमने ऑडिटर डाला, इन्होंने नहीं बताया, क्यों मार्च तक टाइम लगाया और आप बता रहे कि ऑडिटर और 3 महीने लगेगा काम में। तो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये गवर्नेंस का इशू होता है ना कि आपको जनवरी में सर्कुलर आई, सितंबर में उसका अप्रैल में इंप्लीमेंटेशन था, आपको सितंबर नहीं आप डिस्कवर किया, पहले उसमें द डे द सर्कुलर इंप्लीमेंटेड, तब आपको इमीडिएटली क्या लगता है इसमें अकाउंटिंग सिस्टम में, सितंबर में उसका इंटरनल ऑडिट ने पॉइंट आउट किया और फिर 4-5 महीने के मार्केट को ये इंफॉर्मेशन नहीं आई ना, और वो पैरेलली जो व्हाट्सएप में भेजा वो हो रही है, करेक्ट। तो ये एक लोकलाइज्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कसूरवार है, वो बैंक के अंदर जिनको पता था ये से कि ये और उसको सही नहीं किया या कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, वो बात अलग है, इन्वेस्टिगेशन होगी, बात होगी। मगर मेरा ये है कि ये बाकी जो भी है राइट बैंकिंग सिस्टम में, ये बात डेफिनेटली ये अगले आरबीआई ऑडिट, और मेरा मानना है कि आरबीआई ने 1 साल का ही एक्सटेंशन दिया ना इनको, 3 साल के लिए बोर्ड ने अप्रूव किया, आरबीआई ने 1 ही साल अप्रूवल दिया है, तो ऑब्वियसली आरबीआई को भी लगने लगा कुछ न कुछ है इसमें। तो ये तो आरबीआई एक बहुत स्ट्रांग रेगुलेटर है, उसकी बहुत प्रोएक्टिव एक्शंस एंड ये जनरली है। तो मेरा है कि बैंकिंग सिस्टम में कोई इसका दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ट्रेडिंग अकाउंटिंग सिस्टम हॉप्स ये सब तो सभी बैंक्स अच्छी तरह, मैं 20 साल बैंक में काम किया हूँ बिफोर आई स्टार्टेड माय एसेट मैनेजमेंट करियर, तो मुझे पता है बिल्कुल, तो बहुत स्ट्रांग सिस्टम्स होते हैं ऐसी अकाउंटिंग ऐसी इसमें। और क्या है कि ये क्यों ऐसे एक लापरवाही ही कहना चाहिए ना वो बात, तो इसीलिए मेरा मानना है कि इसका कोई एक जो कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन ऑल द बैंकिंग सिस्टम स्टॉक्स, ऐसे कुछ मेरे को डर नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, बट ये नहीं होना चाहिए था वो जरूर, इसलिए मार्केट ने इतना पीटा आज, बिकॉज सरप्राइज, मार्केट को सरप्राइज नहीं पसंद है, कोई भी बैड न्यूज गुड न्यूज टाइम पे बताओ, करेक्टिव मेजर्स बता दो, ठीक है, मगर 5 महीने सितंबर के बाद इसको तो वही है। सो बट अदरवाइज लाइक आई सेड, बैंकों में सर बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें पॉजिटिव सरप्राइज की तो गुंजाइश ही नहीं है, उसमें नेगेटिव सरप्राइज ही आएंगी। बताइए पॉजिटिव सरप्राइज बैंक में कैसे आएगा? आप ब्याज दे रहे हैं, ब्याज पे पैसा उठा रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव सरप्राइज की गुंजाइश ही नहीं है। उसमें डर इसी बात का है, नेगेटिव सरप्राइज नहीं आना चाहिए। अब वो एक और एक चीज इसको ऐड करूंगा उधर, अगर कोई भी बैंक सुपर प्रॉफिट्स दिखा रही है कंपेयर टू इट्स पीयर्स राइट, तो डेफिनेटली दाल में काला है कुछ। और मैं ये क्यों बताता हूँ, हर बैंक को एल्को जो होती है ना, एसेट लायबिलिटी कमिटी, उसको अभी इंश्योरेंस में ये पक्का है, एक्चुअल साइंस में क्या करते हैं कि एक्चुअल मैच्योरिटी मैचिंग होता है, इसलिए वो एक्चुअल साइंस को इतना पे करते हैं राइट। इट्स अ परफेक्ट इंडस्ट्री इंश्योरेंस का जो मैनेज करें, बिकॉज उधर उसी से पैसा बनता है एक इंश्योरेंस कंपनी को राइट। मगर बैंकिंग सिस्टम में क्या है, ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच, आप 20 साल के हाउसिंग लोन दे रहे हैं, उसका वेटेड एवरेज समझिए 10 साल है, मगर आप उस हाउसिंग को लिए क्या 10 साल वाला पैसा उठाएंगे या कॉल मनी से उसको फाइनेंस करेंगे? तो जो भी ऐसे कर रहा है तो सुपर प्रॉफिट दिखा रहा है, तो डेफिनेटली वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच से ही प्रॉफिट बना रहा है।
नहीं तो Right. इट्स ओपन सीक्रेट सब। अगर आप फुल्ली मैच चलाएंगे तो बोरोइंग कॉस्ट और लेंडिंग कॉस्ट और स्प्रेड ही आप बना पाएंगे ना। और देखिए बिल्कुल सही। अभी 10 ईयर आई मीन 9% अगर हाउसिंग लोन मिल रहा है, और कुछ साल पहले 7% में मिल रहा था 20%, 20 साल का हाउसिंग लोन। बट किसी को 10 साल का 7% बैंकिंग को बोरिंग का पैसा था क्या? तो Right. एक जनरल इंडस्ट्री में ही एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, क्योंकि सबको पता है कि मैच्योरिटी कर्व होता है हर बैंक के लिए, एक यील्ड कर्व होती है। वो 3 साल में क्या रेट पे बोरो कर रहा है, 5 में क्या कर रहा है, 10 में कर रहा है, हर बैंक के लिए एक यील्ड कर्व बन जाता है। और इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी लेंडिंग की मैच्योरिटी प्रोफाइल क्या है, उसकी बोरोइंग की मैच्योरिटी प्रोफाइल क्या है। और वो मिसमैच एक परमिटेड मिसमैच होता है, क्योंकि परफेक्ट मैचिंग तो नहीं हो सकता है, राइट। बट इंडस्ट्री में सब एक फॉलो कर रहे हैं, एक ने बहुत ओवर स्मार्ट और दिखा दिया तो डेफिनेटली आप मान लीजिए कि कुछ है। या फिर वो माइक्रो फाइनेंस की तरह 24-25% में लोन दे रहे, या फिर वो भयंकर एक एसेट लायबिलिटी का मिसमैच चला रहे टेन्योर में, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि बैंकिंग एक बहुत प्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री है। आप आउटलायर्स को इग्नोर करने की जरूरत है। बैंकिंग में आप मिडिल ऑफ द रोड पकड़ना ही बेस्ट है, क्योंकि आउटलायर्स में क्या कारण सही तरह से समझ नहीं पाएंगे आप। सर मैं तो एक लेमैन की तरह ये समझता हूँ, ऑब्जर्वर की तरह रादर, कि बैंकिंग का बिजनेस इज मैनेजिंग रिस्क। लोन देना होना तो बहुत बेसिक काम है, रिस्क कितना अच्छा आप मैनेज करते हैं, दैट इज बैंकिंग। तो खैर ये तो वो हो गई सर। एक अच्छी खबर ये कि भारती का और स्टारलिंक का टाई अप हो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट मिलेगा हम लोगों को, और अच्छी वीडियो क्वालिटी लोग दिखा पाएंगे। एक शब्द सर बड़ा बदनाम है आजकल, बॉटम कहाँ मिलेगा, अब किसी को पता नहीं होता है, लेकिन पूछना इसलिए मुझे को लग रहा है कि क्योंकि लोग सुनना वही चाहते हैं सब। उनको मैं 100 बार बताऊं, आप भी बताओ, कि कोई परफेक्ट बॉटम नहीं बता सकता कि कहाँ बनेगा, लेकिन लोगों को लगता है नहीं यार ये सवाल पूछो, हर एक का आइडिया अलग होता है, हर एक की रेंज अलग होती है, हर एक का सेंस अलग होता है। तो एक मोटे तौर पे अगर लोग ये समझना चाहें कि मार्केट में बॉटम की रेंज क्या होगी, कहाँ पे बनेगा, तो आपका असेसमेंट क्या है? मेरा है कि अब से 5 to 7% का और करेक्शन आ हो सकता है। ओके, दैट्स माय एस्टिमेट। 5 to 7%। क्यों मैं कह रहा हूँ ये करेक्शन आ सकता है? ओनली बिकॉज FIS में और भी अनसर्टेनिटी पैदा होगा और वो निकालेंगे। तो म्यूचुअल फंड के पास एक लिमिटेड पैसा है उसको खरीदने लायक, मगर पूरी जो फ्लोज है, देखिए अभी तक के नंबर आंकड़े देखे तो रुपी टू रुपी मैच हो रहा है। डोमेस्टिक बाइंग, FII बाइंग फिर भी डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इधर पानी है उधर पानी है, जो मिलने वाला पानी है गंगा जमुना का जो ये है वो थोड़ी ही जगह में है, ओवरलैप। तो इसीलिए अगर FIS बेचेंगे तो एक लिमिटेड लेवल तक की डोमेस्टिक फंड मैनेजर उसको खरीद पाएंगे, बिकॉज वो क्वालिटी पैसा जो लार्ज कैप खरीदने लायक है उनके पास नहीं है उतना। ओके, तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ से आज के लेवल से 5 to 7% के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज देन डोमेस्टिक बाइंग आके उसको सपोर्ट देगी। सेकंड, उतना वक्त भी बचा नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या है ना कि मेरा डेफिनेटली ये उम्मीद है कि ये अप्रैल से जो नंबर्स निकलेगी क्वार्टरली अर्निंग्स की और गाइडेंस की, वो जरूर एक बेहतर नंबर दिखाएंगे। तो उसके कारण ऑटोमेटिकली मार्केट में एक वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। वो एक हैंडओवर पीरियड होता है ना। अब क्या है कि FY26 का एक महीना लगा रहे हैं, मगर जब अप्रैल से नंबर आएंगे, हर कंपनी गाइडेंस देगी उस साल के लिए, उसकी एक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस कि ये साल के EPS ग्रोथ इतना आएगा करके, वो कॉन्फिडेंस इस अप्रैल अर्निंग सीजन में ही आपको मिलेगा। और उसके बेसिस पे डेफिनेटली आपको एक अपटिक EPS में आएगी। और अगर मार्केट में 5-7% करेक्शन आ गई तो वैल्यूएशन एकदम अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि एक 10% अपट्रेक इन EPS, एक 5 to 7% करेक्शन, तो एक डेफिनेटली एक बहुत स्वीट स्पॉट लगेगा। और ये चीज जो मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस ने कहना शुरू कर दिया है। सिटी बैंक लीजिए, JP मॉर्गन लीजिए, गोल्डमैन सैक्स लीजिए, ये सब यही चीज को दोहरा रहे हैं कि ये जो डिस्काउंटिंग हुआ इंडिया का,
राइट। वो अगर अगले क्वार्टर से, क्योंकि अभी देखिए आप इंडिविजुअल क्वार्टर आंकड़े देखे, गवर्नमेंट का कैपेक्स प्रोग्राम वापस शुरू हो गया, राइट। वन। सेकेंड, इन्फ्लेशन घटने लगी। थर्ड, ये जो 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का गिव अवे था, वो अगले साल का गिव अवे था, इसलिए अभी तक वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि नई फाइनेंशियल ईयर के लिए ये वो टैक्स की छूट ना, तो तब से ही वो पैसा आएगा पीपल के हाथ में एज अ लोअर डिडक्शन फ्रॉम देयर सैलरी, पैसा अप्रैल से ही शुरू होगा। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलाकर आपको ये करेगी, और इंटरनेशनली भी फैक्टर्स हमारे फेवर में है। तो एक वैल्यूएशन रीजनेबल है, पर खाली वैल्यूएशन के कारण कोई आता नहीं है, राइट। एक डॉलर का वीकनिंग ट्रेंड 109 से 103 तक गिर चुकी है डॉलर इंडेक्स, राइट। अब एफआईएस यहां से 103 को वापस 109 नहीं देख रहे हैं, तो 103 का स्टेबल हुआ भी तो उनको इमर्जिंग मार्केट अट्रैक्टिव लगेगी कि करेंसी का नुकसान नहीं होगा, नंबर वन। करेक्ट। सेकंड, क्या हुआ है कि यूएस में अभी वो डिसअपॉइंटमेंट का सीजन चल रहा है, अभी वो ट्रम्पोनॉमिक्स के और ट्रम्प की ग्रोथ से अभी ट्रम्प सेशन की बात हो रही है, एक नई वर्ड आ गई, ट्रम्प सेशन। और ट्रम्प ने भी आके कह दिया कि पेन होगा बिफोर द गेम। कल इंटरव्यू देखा आपने, उसने बोल दिया कि शॉर्ट टर्म में दिक्कत होगी, हमारा लॉन्ग टर्म मकसद है, तो उसमें डेफिनेटली दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको भी पता है कि काउंटर मेजर्स, देखिए क्या है काउंटर मेजर, क्या है, दो। एक, कनाडा ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी जो वो सप्लाई करते हैं अमेरिका को। अब नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता है नॉर्मली, बिकॉज कोई और आके छीन लेगा उस बिजनेस को, मगर इलेक्ट्रिसिटी छीन नहीं सकता है बिकॉज उनके पाइपलाइन बनाया है कनाडा से अमेरिका को, तो वो भी अपना हिट बैक कर रही है ट्रम्प के अगेंस्ट, नंबर वन। सिमिलरली चाइना ने और स्मार्टली काम किया, क्या किया उन्होंने, अपना युआन को डिप्रिशिएट कर दिया, तो जितना भी टैरिफ लगा उतना डिप्रिसिएशन हो गया, तो वापस उनका सिचुएशन सेम हो गया, सेम टू सेम। चाइना बहुत खेल रही है, तो वही कह रहा हूं मैं कि अगर अंधेरा है तो उजाला जरूर होगा, सूरज जरूर निकलेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहना चाहिए, लेकिन एकदम ये निराशा के भाव में आ जाना कि 5 साल 8 साल तक रिटर्न ही नहीं बनेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए लोगों को। कुछ लोग अपने व्यू से जरूर कह रहे होंगे, एक लल पीरियड हो भी सकता है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं इसको नहीं मानता, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो निवेशक जो सुन रहे हैं, जैसे सुनील से समझा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एकदम उदास हो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कोविड के समय लोअर सर्किट भी देखा है, 2008 में हमने रोज मार्केट गिरते हुए देखा है, और कई बार अपर लोअर सर्किट हम देख चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर ये बुरा वक्त आया तो ये भी बीत जाएगा, अगर अच्छा वक्त नहीं टिका तो बुरा कैसे टिकेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जो इंडसइंड वाला केस हुआ है, ये एक हो, स्टैंड अलोन हो तो बहुत बढ़िया है, तो शायद मामला सिमटता हुआ दिखेगा। तो सुनील सर, चर्चा बड़ी शानदार रही, मजेदार रही, और ये समझिए कि प्लेटफॉर्म आपका है, जब आपके मन में कोई विचार आए कि अरे इस पे तो मुझे बात करनी चाहिए, तो आप मुझे सिर्फ एक मैसेज डाल दीजिए, और हम तो बिल्कुल 24 घंटे मेरे पास यही काम है मैंने बस लैपटॉप ओपन करना है और शुरू हो जाना है, तो आपको जब भी कोई आइडिया आए या कोई बात करनी, वही ऑफर है कि जब भी आपको लगे कि ये कोई सुपरफिशियली अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन हो रहा है, तो मुझे एक टिंकल दीजिए। मैं तो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली स्टडी करता हूँ, अब मुझे वही वक्त है मेरे पास, क्योंकि पहले नौकरी में मेरे को नंबर्स डिलीवर करना था बॉसेस को, अब वो प्रेशर नहीं है मुझ पे, तो मैं बहुत दिलचस्पी से पूरे मार्केट, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव इट, अभी 2 घंटे पहले मैं ईटी नाउ पे शो पे था, जहाँ पे 2 एफआईआई और मैं शो में अमेरिका के ट्रम्प की बात थे, 2 एफआईआई इंडियन ओरिजिन के थे, बट बहुत अमेरिका बेस्ड थे, एक डेट मार्केट वाला, इक्विटी वाला एक तरफ है, और हम चर्चा कर रहे थे कि ये ट्रम्प का सीट क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मेरे लिए वो जो मौका आ रहे हैं ना, तो इसके कारण मेरे को भी ऑन टॉस रहना पड़ रहा है। तो एनी टाइम आपको जो भी चीज के ऊपर आपको कोई डाउट है, कोई शो करना चाहिए, तो मेरे को, जैसे आप आज ने आप मेरे आधे घंटे में
पूछा, मुझसे कह दिया, मेरे को भी कोई 24 घंटे मैं हूँ इस पे पर, बिकॉज मेरी यही कोशिश है कि हमारी मार्केट में एक इंफॉर्मेशन डंप होता है, मगर क्वालिटी इंफॉर्मेशन करेक्ट, जिससे डिसीजन मेकिंग हो सके ये बहुत वही। कम है। सेकंड, हर एक क्या होता है विद द हर्ड मेंटालिटी। सितंबर में देखिए रिपोर्ट देखिए, किसी ने नहीं कहा, हर ने कहा कि मार्केट और भी बढ़ेगी। एक कॉन्ट्रा व्यू, एक सोच के अपना एक सांस उठाकर देखे क्या सिचुएशन हो रहा है, वो करना जरूरी है। तभी लोग नहीं तो क्या होता है ना, एक एक्सट्रीम में जाके फिर जैसे आपने कहा कि किसी ने कहा कि अभी पूरा मिड से निकालो, नहीं, उससे पहले से ही हम वार्निंग देना शुरू करेंगे तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट गैप है हमारे मार्केट में, स्पेशली पोस्ट कोविड, क्योंकि इतने नए निवेशक और नए फंड मैनेजर इंडस्ट्री में घुसे। फंड मैनेजर भी आए। तो अपने इस प्लेटफॉर्म का सर मकसद ये, मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर लोगों की डिसीजन मेकिंग में हम कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें तो मैं अपने इस प्रयास को सफल मानूंगा कि आप जो फैसले लें उसमें हम आपकी थोड़ी मदद कर सकें। इसलिए हम बड़े बड़े जानकार लोगों को, और क्वालिटी की बात, इधर उधर की लफाजी बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। यहाँ पे काम की बात होगी, वो आपको भले कई बार सुनने में बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन वो सुननी चाहिए आपको। इसीलिए मैं तरह तरह के पॉडकास्ट करूंगा। सुनील सर पकड़ में नहीं आ रहा है, मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा कि एक दिन सिट डाउन पॉडकास्ट करूंगा मैंने वहां अरेंजमेंट कर लिया है। तो चेन्नई वैसे मैं आता बहुत रहता हूँ, तो हम लोग वहां अच्छा, करेंगे, तो और विस्तार से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। होपफुली ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा, और जो एकदम करंट टॉपिक है उस पर आपकी मदद जरूर हुई होगी। तो डरिए मत, घबराइए मत, जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। मस्त रहिए, आनंद रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका समर्थन हमें आगे और अच्छे काम करने के लिए मदद करता है। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शॉर्ट बहुत नोटिस धन्यवाद। पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।